हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन ITCHS, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ गुड्स, कोड इज हैविंग हाउ मेनी डिजिट्स? 10, 8, 6, 12। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 8, क्योंकि अगर हम लोग ITCHS कोड्स की बात करें तो ओवरऑल ये 8 डिजिट्स का होता है, जिसमें पहला 6 डिजिट होता है रिलेटेड टू HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ गुड्स का कोड होता है, एंड प्लस 2 जो है, क्योंकि 6 डिजिट्स तो डिनोट करा है HS कोड को और 2 डिजिट डिनोट करेगा एडिशनल डिजिट्स को। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 2, 8। नेक्स्ट, लीड बैंक स्कीम ऑफ RBI एम्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट to coordinate the activities of banks and other development agencies, to achieve the objectives of enhancing the flow of bank finance, to promote the bank's role in overall development of the rural sector, to strengthen financial inclusion by providing payment or remittance to migrant labor workforce, low income household and small businesses। अब RBI की lending स्कीम की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा तो ठीक है कि वो बैंक की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि बैंक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएँ, बैंक के रोल को प्रमोट कर पाएँ, बट उनका काम कभी भी ये नहीं होता कि माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स को या जिनकी इनकम लो है उनको किसी तरीके से स्ट्रेंथन करना है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे ये फोकस नहीं रखते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि यही पूछा था कि इसमें से कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम GDP, GNI and NNI, the other important indicators to measure health of an economy will be capital formation and savings, gross national expenditure, income of HNI citizens, deposits in Swiss bank। देखो, इन तीनों के अलावा जो इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करता है वो है कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज सेविंग्स। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, टेबल 1 इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अकरेंस ऑफ डेटा वैल्यूज इन अ डेटा सेट। आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से मोड का कैलकुलेशन करना है, और मोड मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, एंड यहाँ देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, तो मोड क्या हो जाएगा? 18। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 18। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पहली तो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हमारे पास ऑप्शन दिया है SBI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट, ये तीनों ही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन पब्लिक सेक्टर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2, A, B and D ओनली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इट्स सीक्वेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देखते हैं, एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स, जनरेट मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, रिकॉग्नाइज दैट अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड, इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव्स। देखो, सबसे पहले तो होगा कि आपको जो डिसीजन लेना है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, देन उससे रिलेटेड जितने भी ऑल्टरनेटिव्स जनरेट हो सके उनको जनरेट करोगे, फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करोगे, एंड जो भी ऑल्टरनेटिव आप सेलेक्ट करोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब यूज़ में लेकर के आओगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? C, B, A, D, और ये दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंट्रोल मॉडल अप्रोच अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। देख लेते हैं, मॉनिटर ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन, कंपेयर एक्चुअल बिहेवियर एंड रिजल्ट्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। देखो, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को एंड रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हो, फिर जो एक्चुअल बिहेवियर है उससे रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो एंड इवैल्यूएट करके एक्शन लेते हो। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, A firm's long-run decision to enter in or exit from a market depends upon firm's ability to manage total revenue, total cost, quantity produced, ATC, and price of the goods price. Which among the following is best suited for an entrepreneur interested to enter into a market? अगर आप मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो तो आप कभी भी एंटर नहीं करोगे। अगर आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लेस हो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से, मतलब ये हम किसकी बात करें? एवरेज रेवेन्यू हमारा कम है किससे बेटा? एवरेज कॉस्ट से, तो भी हम एंटर नहीं करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तब चांसेस है,
एंड प्राइस अगर ATC से कम है तो नहीं। बेसिकली होता क्या है ना कि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, स्पेशली वेरिएबल कॉस्ट, तब हम एंटर करना प्रेफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, modes of fixing the price by one or the other are, it may be expressly fixed by the contract itself, yes. If the price is not capable of being determined in accordance with any of the other modes, the buyer is bound to pay the seller price of his own choice. No, हमेशा reasonable rate पे ही payment होता है। It may be determined by the course of dealings between the parties, yes. It may be fixed in accordance with an agreed manner provided by the contract. ये भी correct है, सिर्फ B ऑप्शन correct नहीं है, बाकी A, C, D ये तीनों correct है, तो correct answer होगा third. Next, arrange the alternative concepts under which organizations design their marketing strategies in order of the evolution. ये हमने बताया भी हुआ है कि evolution के बेसिस पे अगर देखें तो सबसे पहले होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट में आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब देखो यहाँ एब्रिविएशन पूछ रहा है, बट कंप्यूटर जो कि हमारे CUET के सिलेबस में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं था, बट स्टिल हमने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म गलत दिया है, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहाँ वर्ल्ड वाइडर वेब बोला है, ROM रीड ओनली मेमोरी ये करेक्ट है, और RAM का रैंडम मेमोरी ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बिंग कि ये सब लर्न नहीं करना होता है। एग्जाम में हार्डली एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कंप्यूटर। RAM बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इनकम्प्लीट है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स, अरेंज इट इन प्रॉपर सीक्वेंस। देखो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उनको मेजर करते हैं, फिर उनका प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड एट लास्ट सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं उनके राइट प्लेस पे। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली m रोज एंड 1 कॉलम। अगर एक कॉलम है सिर्फ तो कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो होता तो रो मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा 2 कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू फायर इंश्योरेंस फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Fire insurance is a comprehensive policy which covers loss on account of fire, earthquake, riots, floods, strikes. Yes. Fire insurance can be taken only by the owner of the premises to be insured. Yes. A tenant cannot insure rented premises, but he can insure the content of the premises. Yes, ये भी correct है। Fire insurance is compulsory if your house or flat is financed by bank or any other financial institution. No, अगर हम लोग RBI की गाइडलाइंस देखें या IRDA की गाइडलाइंस देखें तो उसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो पहला 3 स्टेटमेंट करेक्ट है एंड लास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। Next, this scheme provides refund of import duty on raw materials, components and packaging materials used in export product which reduced the input cost of export. Duty drawback, basically definition पूछा था। Next, to understand the use of scarce resources and to study the composition of GDP, आपको ये बताना है कि GDP को कितने components में डिवाइड किया जाता है। No doubt consumption, investment, government spending, that is government purchases and export। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, नेट इंपोर्ट इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज है, डेफिनेशन ऑफ द मार्केट है, टाइम हॉरिजन है, सारे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा A, B, C, D। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, assessee in default in a person who बेसिकली वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड टू IT एक्ट उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं फेलियर किया हो। इज डीम टू बी एन एसेसी फॉर सम अदर पर्सन। नो, अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? ट्रांसफर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस और उसको आपने दूसरे रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इनमें तो एग्जेम्पशन है बट असेट के ट्रांसफर में एग्जेम्पशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, which of the following are the duty of an auditor to measure business events in terms of PL and communicate the financial condition of the business, to prepare a balance sheet, to prepare final accounts, to report whether the PL represents a true and fair picture of the profit or loss. बट एक ऑडिटर की ड्यूटी कभी भी बैलेंस शीट को बनाना या फाइनल अकाउंट्स को बनाना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है कि जो भी PL अकाउंट बना है, जो भी बैलेंस शीट बनी है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है या नहीं. क्लियर? तो ना ये ऑप्शन कट कर देते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली डी. नेक्स्ट, किन्सियन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. अगर इनकम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली ये बता रहा है कंजम्पशन फंक्शन को. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी था. अमित डिपॉजिटेड ₹1200 टू अ बैंक एट द रेट 9% पर एनम. आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है 3 साल का. सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1200 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9% एंड ईयर्स कितना है 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे मेरे पास आ जाएगा 324, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है. नेक्स्ट, which among the following is an activity offered by SIDBI under promotional and development support or through credit plus approach? MSME advisory. बेसिकली यहाँ बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की. करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. थ्योरी क्वेश्चंस हैं इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर सेकेंडरी मार्केट? अब सेकेंडरी मार्केट के लिए देखो, facilitates liquidity and marketability of securities, yes. Provides valuation of securities, yes. Enables price discovery, creates a wealth effect. ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, which authority acts as a facilitator of export and import in India? DGFT. करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग अपील्स शुड हैव which of the following characteristics? एंटरटेनिंग, मीनिंगफुल, डिस्टिंक्टिव, बिलीवेबल. देखो एंटरटेनिंग नहीं भी होगा तो चलेगा, पर मीनिंगफुल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए. मतलब यहाँ ये नहीं बोल रहे कि कैसा होता है, यहाँ पूछ रहा है शुड हैव, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए. तो एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि लोग उस पर भरोसा कर सके. तो करेक्ट आंसर होगा BCD ओनली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स? अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो ये कैसा टैक्स है जो कि इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या डेरिवेटिव्स के खरीदने और बेचने पे लगता है. क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन 1 ही करेक्ट है कि लेवीड ऑन द बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. नेक्स्ट, आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है. सर्विस टैक्स दिया है, एक्साइज ड्यूटी दिया है, CST दिया है, कस्टम ड्यूटी दिया है. सर्विस टैक्स बेसिकली अब ये GST जब से आया है तो सर्विस टैक्स उसी का पार्ट बन गया है. सर्विस टैक्स अब नहीं एप्लीकेबल है, वो GST में सबसम्ड हो गया है. ठीक है. देन अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है. सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात करें तो ये भी अब देखा जाए तो GST का ही पार्ट हो चुका और ये सेल्स पे लगता है, जो जनरली इंटर स्टेट सेल्स होती है उस पे एप्लीकेबल होता है. और कस्टम ड्यूटी किस पे होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे. तो सर्विस टैक्स के लिए होगा एक्चुअली बोर्न बाय द कस्टमर्स एंड सबस्यूम्ड अंडर GST. एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सेंट्रल सेल्स टैक्स ये इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड और कस्टम ड्यूटी रिलेटेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, अगेन आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है. यहाँ पे आपको सिंपली अगर डेफिनेशन पता है ISLM मॉडल का तो ये बेसिकली क्या करता है? कंबाइंस किन्सियन क्रॉस एंड एलिमेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. मतलब A का करेक्ट आंसर होगा 2. B का करेक्ट आंसर होगा शोज द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई, IS कर्व की बात करें ना, इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट. फिर C की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ IS एंड LM कर्व, ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है? ये पॉइंट जो होता है वो शो करता है इंटरेस्ट रेट एंड इनकम दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन बोथ मार्केट फॉर अ गिवन प्राइस लेवल. दैट इज इसका करेक्ट आंसर है 4. और LM कर्व क्या है? शोज द पॉइंट दैट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट. ठीक है. IS कर्व गुड मार्केट को शो करता है, LM कर्व मनी मार्केट को शो करता है. और ये भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. करेक्ट आंसर होगा 4.
नेक्स्ट, एट हाउ मेनी लेवल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड? बेसिकली 3 टियर ये होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज की बात करें। पहला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म, दूसरा स्टेट कंज्यूमर और तीसरा नेशनल कंज्यूमर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल को बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, clerical errors in the books of accounts are classified as errors of omission and errors of commission, compensating, non-compensating error, error of duplication, error of replication, error of principal and subjective errors। देखो अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो जो एरर है 4 होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। और इस पे हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल क्लास भी अपलोड की हुई है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि सिर्फ इसी में एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन दिया है। बाकी देखो कंपनसेटिंग एरर होता है बट नॉन कंपनसेटिंग नहीं होता, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन नहीं होता, प्रिंसिपल होता है बट सब्जेक्टिव एरर नहीं होता है। नेक्स्ट, an arrangement where a group of banks which may not have any other business relationship with the borrower participate for a single loan। जब सिंगल लोन की बात होती है ना तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोन सिंडिकेशन। Next, for a certain establishment, the total revenue function R and the total cost function C are given by this and this, where X is equal to output, obtain the output for which profit is maximum। देखो मैं profit maximum बताना है, ये क्वेश्चन हम बता रहे, एक बार आप लोग ज़रूर से ट्राई करना कि अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो ये होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है और टोटल कॉस्ट मेरे पास गिवन है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तो ये डिफरेंशिएशन अप्लाई करके आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है 7 और इसका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप पे, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज आपको 2 लिस्ट दी हुई है, मैच करना है, एक्चुअल एस्टिमेट्स, प्रोविजनल एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स एंड एडवांस एस्टिमेट्स। देखो अगर हम लोग एक्चुअल एस्टिमेट्स की बात करें तो ये पिछले साल का एक्चुअल एस्टिमेट्स कहाँ से बताओगे? जो पिछले साल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके एक्सपेंडिचर और रिसीट्स रहे होंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर प्रोविजनल एस्टिमेट्स की बात करें तो प्रोविजनल मतलब जो करंट, मतलब आज के फाइनेंशियल ईयर में जो पॉसिबल हैं एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, उनको एस्टिमेट करते हैं। बजट एस्टिमेट्स ये बेसिकली बेस्ड होता है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। और एडवांस्ड एस्टिमेट्स कोई भी सिचुएशन अकर होने के पहले, दैट इज मेड बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के पहले ही जब एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम एडवांस एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल एस्टिमेट्स के लिए मतलब ए के लिए हमारा होगा 3rd प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बी के लिए होगा करंट फाइनेंशियल ईयर, सी के लिए होगा कमिंग फाइनेंशियल ईयर और डी के लिए होगा 4th। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट were title and shares of a company is in dispute, the matter has to be resolved by court, arbitrator, company law board, central board। देखो आज पर फाइनल आंसर की अभी भी करेक्ट आंसर कंपनी लॉ बोर्ड है, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट ही इसको डील करता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी है, हमें मैच करना है। गैप, नो डाउट गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि हमारे पास ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। IASB इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। NFRA इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और इनका काम होता है रिकॉग्निशन करना, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और लास्ट है MCA जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इनका काम है अप्रूवल देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट, in order to maintain the organizational hierarchy, arrange the following in ascending order। दैट इज सबसे पहले लोअर रैंक को रखेंगे और उसके बाद फिर सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास होगा रैंक एंड फाइल एम्प्लॉयज़, देन होगा फर्स्ट लाइन मैनेजर, देन मिडिल मैनेजमेंट, देन CEO। यही सीक्वेंस होगा, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट
अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए, लिस्ट दी हुई है, पहली कॉस्टिंग की और फिर इंडस्ट्री वर एप्लीकेबल। अगर हम बैच कॉस्टिंग की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होती है। जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो ये होगी ऑयल इंडस्ट्री के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्कूल के लिए एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट रिफाइनरीज के लिए। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, साइक्लिक वेरिएशंस इन टाइम सीरीज exist due to ups and downs recurring after a period from time to time, but they may not be uniformly periodic, are a result of unforeseen and unpredictable forces, takes place due to the rhythmic forces, tendency of a data to increase or decrease for a long period of time. No, अगर साइक्लिक की बात करें तो एक पर्टिकुलर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर अ पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन? रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है, बट स्क्यूनेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4 कि फोर्थ दैट इज स्क्यूनेस, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट नहीं है। एक और उसमें ऑप्शन नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट होता है। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी हुई, आपको मैच करना है। फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो फॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है? द डिग्री ऑफ डेफिनेशन इन द रोल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से किसका रोल होगा, इसको हम कहते हैं फॉर्मलाइजेशन। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने बताया, स्कोप ऑफ द वर्क दैट एनी वन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अकाउंटेबल फॉर। कमांड एंड कंट्रोल, it refers to the way in which people report to one another and connect to coordinate their efforts. And last is specialization, कि किसी ना किसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टाइज है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, an insurance contract is based on some basic principle of insurance. Which of the following is against those principles? Utmost good faith है, insurer interest, causa proxima है, indemnity है। insurer interest इसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस करा रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं होता, उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स हाईलाइटिंग द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये करेक्ट है। सिंस 1990s इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, ये भी करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर्ड बाय द maternal mortality rate and adolescent birth rate, yes. Labor market participation measured by the labor force participation rate of female and male population aged 18 years and older, ऐसा तो नहीं है। अगर लेबर की बात करो तो छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, consumers go through 5 stages in the process of adopting a new product. Arrange the initial 4 stages in its correct sequence. देख लेते हैं। सबसे पहले तो होना चाहिए अवेयरनेस, फिर होना चाहिए उसके लिए इंटरेस्ट, फिर उसको इवेलुएट करेंगे एंड लास्टली उसका ट्रायल करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स? अब देखो डायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट की बात करा है, सर्टेनिटी, इक्विटी, आर्बिट्री, इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें करेक्ट आंसर आर्बिट्री होगा। आर्बिट्री क्यों होगा? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे डायरेक्ट टैक्स में जो स्लैब रेट बनता है वो किसी भी बेसिस पे या किसी भी फॉर्मूले पे नहीं बना है। सिंपली क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको जो समझ में आएगा वो उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट बना सकते हैं। इसके लिए क्या कोई फिक्स फॉर्मूला है? नहीं, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम इसको आर्बिट्री कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd कि ये सबसे बड़ा डीमेरिट है डायरेक्ट टैक्स का। Next is, if goods are invoiced to the branch at cost, the trading result of branch can be ascertained by which of the following method? Cost पे हो रहा है, invoice price पे नहीं। ठीक है, तो डेटर मेथड से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेडिंग पीएल मेथड से भी कर सकते हैं, स्टॉक डेटर मेथड से भी कर सकते हैं, बट होलसेल ब्रांच मेथड से नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा 2, A, B and C ओनली। नेक्स्ट, a company can buy back its own shares or other specified securities by the following method except फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑड लॉट होल्डर से खरीद सकते हैं। देखो 3rd पॉइंट हमने कहीं नहीं देखा है बायबैक के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, अंडर द IT Act 1961 HUF consists the following except all persons lineally descended from a common ancestor
एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ, ये तो करेक्ट है। अनमैरिड डॉटर्स को भी इंक्लूड करते हैं, हेड ऑफ HUF को भी इंक्लूड करते हैं। बट अ स्ट्रेंजर हु हैज़ बीन रिसाइडिंग विद इन अ फैमिली सिंस 10 years, नो, यहाँ पे तो जो HUF में आपको जो पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है वो बाय बर्थ मिलता है, ठीक। भले आपके साथ कोई रह रहा हो, भले कितने साल से भी रह रहा हो, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है तो उसको हम पार्ट नहीं बना सकते HUF का। नेक्स्ट इज, दो लिस्ट दी हुई है, रिटेलर टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले देखो स्पेशलिटी स्टोर की बात करें तो स्पेशलिटी स्टोर मतलब एक ऐसा स्टोर जहाँ पे नैरो प्रोडक्ट लाइन होगा डीप असॉर्टमेंट के साथ, क्योंकि स्पेशलिटी है तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स कम होंगे बट कुछ ना कुछ हर एक प्रोडक्ट की स्पेशलिटी होगी। कन्वीनियंस स्टोर, अ रिलेटिवली स्मॉल स्टोर लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज, जो हमारे घर के आसपास छोटे मोटे स्टोर होते हैं उनको हम लोग कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। नेक्स्ट इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में नो डाउट आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और लो कॉस्ट पे मिलते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। एंड लास्ट इज डिपार्टमेंट स्टोर, अ स्टोर दैट कैरी सेवरल प्रोडक्ट्स लाइंस, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं, हाउस होल्ड भी होंगे तो क्लोथिंग भी होंगे, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Next is, which of the following are the possible objectives of informative advertisement? Communicating customer value, yes. Telling the market about a new product, yes. Maintaining customer relationships. Explaining how a product works, yes. क्योंकि इन्फॉर्मेटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमें कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने की बात हम नहीं करते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइलिंग सिस्टम इन ऑफिस? क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, फाइलिंग ऑफ लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स है, प्रिजर्वेशन ऑफ फाइल कवर्स और फोल्डर्स इन कैबिनेट फिटेड विद ड्रॉर्स है, डिस्पोजल एंड डिस्कार्ड ऑफ ओल्ड पेपर एंड रिकॉर्ड्स व्हेन दे आर यूजफुल। जब वो यूजफुल है तो आप उसको क्यों हटाओगे? आप हटाओगे क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ कि ये फंक्शन नहीं है फाइलिंग सिस्टम इन ऑफिस का। नेक्स्ट इज, दो लिस्ट दी हुई है, मैच करना है। A and B कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, A गोज मैड। हमने ये वाला ऑप्शन बताया भी है कि ये बेसिकली हम लोग इसको वॉइड मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब बाद में कुछ ऐसा आकर किया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंटिन्यू हो सकता, तो उसको हम कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक। देन A agrees to sell B 100 bags of wheat at rupees 1650 per bag. Before delivery the government bans private trading in wheat. तो ये तो subsequent illegality हुई कि जो चीज़ पहले लीगल थी बाद में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो इलीगल हो गया। नेक्स्ट, A contract to B 1000 a loan to B if B marries C. C dies without being married to B. C की डेथ हो गई और उसकी शादी भी नहीं हुई, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज, A threatening to murder B's son makes B agree to sell his car। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि कंसेंट फ्री नहीं है, डरा के धमका के जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कोअर्शन। तो ये हो जाएगा रेपुटेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे MCQs इसके डिटेल में अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Next, the provisions concerning the company auditor are contained from section 224 to 233B of Companies Act। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना कि ये जो सेक्शन है ये 1956 से रिलेटेड है, ठीक है। हम पहले ही बता दें कि इसके आंसर्स गलत नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या है ना कि इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 को ना कंसिडर करके 1956 को कंसिडर किया, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। सेक्शन 227 ये रिलेटेड है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर से। देन 226 ये रिलेटेड है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से। 231 राइट ऑफ ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग एंड 230 रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग मैनेजमेंट थॉट एंड थ्योरीज इन डिफरेंट टाइम पीरियड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब इनका कंट्रीब्यूशन बताना है मैनेजमेंट थॉट से रिलेटेड। सबसे पहले हेनरी फ्योल थे, फिर एल्टन मेयो थे, फिर चेस्टर बर्नार्ड थे और फिर अब्राहम मैस्लो थे। इनके चाहो तो ईयर याद कर सकते हो, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार बताया अबाउट मैनेजमेंट थ्योरीज थॉट्स एंड उसमें इसी सीक्वेंस में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन? नाबार्ड है, सिडबी है, NHB है।
NHB का बेसिकली फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक, और बाकी दोनों का नो डाउट आप लोग को पता है। ये तीनों ही ना रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मानी जाती हैं। बट अगर हम लोग एग्जिम बैंक की बात करें तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है। बेसिकली ये बिलोंग करता है टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड कि ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन। अब वैसे अगर देखा जाए, हमने पहले भी बताया था कि 80CCD इसमें ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है 80CCD सबसेक्शन 2 में। और क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, इसीलिए ना इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो आप लोग भी कट कर दो, बस इतना याद रखना कि करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। वैसे अगर देखा जाए तो 80CCD भी हो सकता था, क्योंकि उसमें ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करता है। बट मोर स्पेसिफिकली क्या होगा, सबसेक्शन 2। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़पेपर शॉर्ट लाइफ, डायरेक्ट मेल relatively high cost per exposure, radio fragmented audiences, and outdoor creative limitation. As per given option correct answer होगा 4। ये लर्न करने का क्वेश्चन है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क विच होल्ड अ सब्सटैंशियल फाइनेंशियल वैल्यू, इसको हम हमेशा कहते हैं ब्रांड। नेक्स्ट, it is said to be economies of scale when long run average total cost decline as output increases। जब एवरेज टोटल कॉस्ट राइज होगा आउटपुट के बढ़ने के साथ, एवरेज टोटल कॉस्ट वैरी ही ना करे विद द लेवल ऑफ आउटपुट, या फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रहे एज आउटपुट इंक्रीजेस। देखो फिक्स कॉस्ट से तो हम कंपेयर ही नहीं करते हैं, हम हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट को ही कंपेयर करते हैं। अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब एग्जिस्ट करेगा, जब ATC डिक्लाइन करे और आउटपुट इंक्रीज करे। Next is, if internal control is dash, the auditor may confine his dash only to a representative number of transactions and avoid a detailed verification of every transaction, which will be costly both in terms of time and money। अगर internal control effective होगा and auditor confine करेगा अपने audit procedures को, तभी ये possible है। ठीक, next, which among the following are true about hire purchase? Title to good passes on last payment, yes। The seller can sue for price if the buyer is in default, he cannot take possession of goods। नहीं, वो तुरंत अपने गुड्स को छीन सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। The hirer is not responsible for risk of loss of goods if he has taken responsible precaution because the ownership has not yet transferred। नहीं, ये भी नहीं है, जो हायरर है ना उस पर रिस्क होता है लॉस ऑफ गुड्स का। एंड कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड हायर चार्जेस। नहीं, हायर चार्जेस तो दोनों को मिला के होता है, कैश प्राइस मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन सिर्फ इनकरेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट आंसर होगा थर्ड कि ACD तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग ये सबसे पहले होगा, प्री अप्रोच देन अप्रोच, यस। Presentation and demonstration, yes, and handling objections, closing and follow up। तो ये सीक्वेंस में दिया है एज पर गिवन ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ असाइंड रेवेन्यू एक्सेप्ट। देखो असाइंड रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट टैक्स असाइंड रेवेन्यू है, सरचार्ज ऑन स्टैम्प ड्यूटी भी है, सरचार्ज ऑन लैंड रेवेन्यू भी है, बट कस्टम ड्यूटी ये असाइंड रेवेन्यू नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास होगा IDBI, क्योंकि अगर इसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1 जुलाई 1964। देन है नाबार्ड, इसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 12 जुलाई 1982। देन है SIDBI, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट था 2 अप्रैल 1990। एंड लास्ट इज IDFC 30 जनवरी 1997। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड्स ऑन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर हमेशा एंड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, A company can remove a director before the expiry of the period of his office by passing a special resolution, no; ordinary resolution, no; board resolution, no; a resolution by special notice. Next,
Which among the following is an ancillary function of bank? बैंक का ancillary function credit creation, demand deposit, lending of function, lending of funds. ये तो main functions हो गए. फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो वो ट्रांजेक्शन करते हैं वो एंजिलरी फंक्शंस हैं, मतलब जो पैरेलल फंक्शंस चलते हैं. ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. अगेन देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ LIC, IRDA, इंश्योरेंस एक्ट और FDI की बात कर रहा है. अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट है जो कि 1938 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था. देन LIC है 1956. देन IRDA है अप्रैल 2000 एंड FDI की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक डेट भी हम बता दे रहे हैं 22 ऑफ मार्च 2021. क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास देखो 2 लिस्ट दी हुई हैं और यहाँ पीस के बारे में बात किया है. तो अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा देखते हैं अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, प्राइस अफोर्डेबिलिटी, प्लेस असेसिबिलिटी, प्रमोशन अवेयरनेस. तो करेक्ट आंसर होगा 4th. नेक्स्ट, एनी जर्नल मीटिंग हेल्ड बिटवीन 2 एनुअल जर्नल मीटिंग. इसको हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा जर्नल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कहते हैं, दैट इज EGM बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, GEM portal, that is government e-marketplace, is a government to government e-commerce platform. That is correct answer होगा 2. नेक्स्ट, 2 लिस्ट दी हुई है, मैच करना है. मिडिल ऑफिस की बात करें तो इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिवीजन ऑफ द बिजनेस यूनिट. देन ऑफिस ऑटोमेशन, एम इज टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्पीड अप बिजनेस ऑपरेशन. वर्चुअल ऑफिस, ऑफिस विदाउट फिजिकल स्पेस एंड फैसिलिटीज़. बैक ऑफिस, जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है, मैच करना है. प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस. फाइनेंशियल चार्जेस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मॉर्टगेज एंड डिबेंचर्स. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड पेड हो गया. राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स मतलब अमोर्टाइजेशन हो गया. प्योर फाइनेंशियल इनकम्स हो गया डिविडेंड रिसीव. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4th. Next, out of the following statement, which one is incorrect as regard to director identification number, that is DIN number. DIN is a unique identification number and once obtained is a valid throughout the lifetime of a director. Yes, DIN एक mandatory है अगर देखा जाए इंडियन कंपनीज के डायरेक्टर्स के लिए. Yes, DIN is mandatory for directors of foreign company having branches office in India. No, अगर फॉरेन कंपनी है तो उनके लिए हम यहाँ मैंडेट नहीं कर रहे हैं. मैंडेटरी है फॉर इंडियन कंपनीज. अ सिंगल DIN is required for an individual irrespective of number of directorships held by him. Yes, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर कितनी भी कंपनी में डायरेक्टर्स है उनके लिए एक ही DIN नंबर वैलिड होता है. तो करेक्ट आंसर होगा 3rd कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑटो कोरिलेशन इन एनी रिग्रेशन मॉडल रेजेस क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल. ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है तो साथ ही साथ लर्न कर लेना. जिसमें पहला क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग. देखो पहला दिया हुआ है बग. बग का मतलब होता है एरर इन कंप्यूटर सिस्टम. देन हमारे पास है डेटा डिगिंग. इसका मतलब है फोर्जिंग इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैसेज प्रोटोकॉल. देन इंटरनेट कंट्रोल, ये हो गया एरर रिपोर्टिंग से रिलेटेड. और HTML है वेब पेज क्रिएटिंग टूल से रिलेटेड. तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है A. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड. ट्रायल पीरियड के बाद जनरली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो 7 दिन के लिए फ्री होते हैं और उसके बाद आपको उसके लिए पेमेंट करना होता है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं शेयरवेयर. दैट इज करेक्ट आंसर होगा D. नेक्स्ट, व्हाई वुड BCC be used in an email? इसको हम यूज करते हैं so that it allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients. Correct answer होगा C. Next, which of the following number system has base 16? इसका करेक्ट आंसर है B, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड थे तो इसमें डिस्कस करने जैसे कुछ नहीं थे, इसलिए हमने इसका आंसर आपको बता दिया है. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब मैथ से रिलेटेड हैं. अ मोटरिस्ट ट्रैवल्स टू प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कराया हुआ है. देखो अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें बेटा तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है। नो डाउट एक बार आप जा रहे हो 150 किलोमीटर, देन रिटर्न करोगे तो बट ऑफ इस 150 किलोमीटर ही ना रिटर्न करोगे, तो 150 प्लस 150 ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, देखो ये चीज़ लिख रहा है कि जाते वक्त 150 किलोमीटर कवर करने में कितना लग रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में हम कितना कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। टोटल टाइम की बात किया है ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, और हम कह सकते हैं 300 डिवाइडेड बाय 8, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1 घंटे में हमारी कवरेज कितनी हो रही है, 37.5 किलोमीटर की। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if man invested 20,000 in some shares in the ratio 2:3:5, which pay dividends of 10%, 30% and 20% respectively on the investments in that year, find the total dividend income of that man। तो सिंपल है, कह रहा है कि आपने 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया है, 2:3:5। अब 20,000 को अगर हम 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 2/10, 3/10, 5/10, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये कितना हो जाएगा 4,000। ऐसे हम 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, और 5 के रेशियो में करेंगे तो 10,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ये जो 4,000 है ये आपको डिविडेंड दे रहा है एट द रेट 10%, 6,000 से डिविडेंड मिल रहा है एट द रेट 30%, और 10,000 से डिविडेंड मिल रहा है एट द रेट 20%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 400, यहाँ इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 1,800, एंड 10,000 का 20% इज 2,000। बस हमें क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड ही तो पूछा था, तो 2,000 प्लस 1,800 प्लस 400 जब तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4,200, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल था, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी SICI की क्लास में कराया हुआ है। लिखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा, ऑन ₹1,000 फॉर 2 years एट द रेट 20% पर एनम। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी हुई है, बट क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारी फिगर्स दी हुई हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल, जो कि दिया हुआ है 1,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड टाइम इज 2 माइनस प्रिंसिपल। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं 1,000, और ये हो जाएगा 5, हम एलसीएम लेंगे 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, हम पूरा डिटेल में सॉल्व करके बता दे रहे तुम लोग को, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होती है। ये हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 माइनस 1,000। अब जब इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो वैल्यू आएगी 1,440 माइनस 1,000, एंड फाइनल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर आ रही है 440। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या हम SI निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ CI, तो हाफ ऑफ 440, और हम कह सकते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 220। अब हम बहुत ही ईजिली प्रिंसिपल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी 220 दिया हुआ है, प्रिंसिपल की फिगर नहीं दी हुई है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन 4 years। बस आप इससे P का कैलकुलेशन कर लेना। आपकी P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 550, तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट Paris. Which among the following organization releases Index of Economic Freedom? Heritage Foundation। ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले थे। बेसिकली जामिया ने लास्ट ईयर सिर्फ कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे 100 क्वेश्चंस, बट करेंट ईयर में कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ये भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया होता कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें नेपाल, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान तो पार्ट है, बट चाइना सार्क का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन। देखो इसका ना टाइम पीरियड है कि आपको जो अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी अकाउंट मतलब जो ये जिस स्टेटमेंट मेंटेन करना होता है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स। जिस फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेट हो रहा है वहां से 6 महीना बीतने के अंदर अंदर आपको ये चीज प्रिपेयर करनी होती है। क्लियर? एंड हमारे पास ये ऑप्शन बी में दिया है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, which of the following statement is true about the books of accounts for a limited liability partnership? ऑप्शन देख लेते हैं। The books of accounts for a LLP must be preserved for 4 years। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जनरली आपने देखा है कि 8 साल के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर LLP must be preserved for 8 years। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये किसको अलाउड होता है? ओनली टू एन इंडिविजुअल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश इज द डिवाइस विच सैटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द लॉ। ऑप्शन देखते हैं, इवेजन, प्लानिंग, अवॉइडेंस, मेंटेनेंस। करेक्ट आंसर होगा सी, टैक्स अवॉइडेंस। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस देखो तो लॉ को वो ओवररूल नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं लॉ की इंटेंशन होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, और टैक्स अवॉइडेंस में आप कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हो। क्लियर? तो ये लीगल तरीका है, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सेक्शन 80 JJAA डील्स विथ, ये बेसिकली किससे डील करता है? ये अलाउ करता है एलिजिबल इंटरप्राइजेस को कि वो डिडक्शन क्लेम कर सके अपने एडिशनल स्टाफ के कॉस्ट के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, सर्टेन इनकम, प्रोड्यूस्ड कंपनीज, प्रॉफिट एंड गेन। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज ऑल्सो नोन एज टर्नपाइक टैक्सेस। टर्नपाइक टैक्सेस को हम लोग टोल टैक्स या टोल रोड भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्ट फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कम्यूटेड पेंशन है, ग्रेचुइटी है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी है, बट हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली क्या है? HRA के लिए एक पर्टिकुलर डिडक्शन इन्होंने दिया हुआ है जो 3 लिमिट आपको चेक करनी होती है, तो वो सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम ही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, checking the perception, behavior and attitude of the employee towards daily organizational work is known as organization justice। ये definition दी थी। Next, a person or a group that serves as a point of comparison for an individual in the formation of values, attitudes or behavior, इसको हम कहते हैं reference group। That is correct answer होगा D। नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ और आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन ओनली 2 ग्रुप्स। नो, अगर हम एफ टेस्ट की बात करें जिसको हम लोग अनोवा टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें ना बेसिकली जो डिफरेंसेस है वो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स की आप चेक कर सकते हो, तो नो डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है कि टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशंस। कह रहा है कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों एक ही अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। नहीं, अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ हम जो कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का देख सकते हैं, बट टी टेस्ट में ऐसा नहीं होता। टी टेस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, तो नो डाउट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में भी अगेन यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग जहाँ पे बेसिकली आप फ्रॉड करने की बात करो, तो फ्रॉड के केस में कभी भी सिविल ऑफेंस की बात नहीं होती है, हमेशा क्रिमिनल ऑफेंस की बात होती है। और ये ऑप्शन ए में दिया है, अ क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड ओनली बाय डायरेक्टर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। कॉम्पिटिटिव एडवोकेसी रिफर्स टू, इसका मतलब है प्रमोटिंग अ कॉम्पिटिशन कल्चर, कि आप एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर रहे हो जहाँ पे 2 पार्टीज के बीच में, मोर देन 2 ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होगा। नेक्स्ट, इन प्रोमिसरी नोट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व? सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है कि अगर हम लोग प्रोमिसरी नोट की बात करें तो उसमें 2 पार्टीज होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है। जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है।
इट इज़ एन एग्जॉस्टिव कोड कंटेनिंग द एंटायर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो, अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो ये कभी भी एग्जॉस्टिव कोड की बात नहीं करता है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि फिर आप उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते, बट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाद में भी अगर कुछ चाहो तो एडिशन कर सकते हो। इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो करेक्ट है। It is an act defines certain part of the law relating to contract and contain only the general principles of the contract. It is not an exhaustive code, yes, containing the entire law of contract being an act to define and amend certain part of the laws relating to contract. Yes, ये exhaustive code नहीं है, आप इसमें बाद में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो एंड जो भी लॉज हैं ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, बट आप चाहो तो उसको टाइमली अमेंड भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, in which of the following case the consideration or object of an agreement is not considered unlawful? अनलॉफुल कब होता है? जब उसको लॉ में रोका गया, फोरबिडन बाय लॉ की बात करें ना, वेयर इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसी, वेयर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। देखो, अगर लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है तो नो डाउट वो लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल होगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इंजीरियस टू अनदर पर्सन, तो इन तीनों ही केसेस में अनलॉफुल माना जाएगा, बट पहले केस में ये अनलॉफुल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सबको पता ही होगा कि बेसिकली की एग्जांपल दे देते कि मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ए ने मंगवाया और ए ने उसका पेमेंट कर दिया फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट बेसिकली उसकी डिलीवरी किसको देगा? ए को, बट गलती से फ्लिपकार्ट ने उसकी डिलीवरी बी को दे दी जो कि उसका नेबर है। अब बी की क्या ड्यूटी बनती थी कि वो प्रोडक्ट वापस कर दे और कह दे कि भाई हमने तो ऑर्डर किया नहीं था, तो ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, आप प्लीज़ जिसने भी इसको ऑर्डर किया था उसको प्लेस कर दो। बट बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और यूज़ भी कर लिया। अब ए ने जब फ्लिपकार्ट में कॉल किया तो पता चला कि फ्लिपकार्ट ने तो उसकी डिलीवरी कहीं और दे दी है, तो फ्लिपकार्ट से अब एक कुरियर बॉय जाएगा बी के पास और अपना प्रोडक्ट वापस मांगेगा, तो बी क्या बोलेगा? हमने तो उसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे इन फ्लिपकार्ट के बीच में और बी के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, बट लॉ कहेगा कि क्योंकि आप किसी का भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते या किसी और के पैसे पे किसी और का पैसा यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली पेमेंट ए ने की है तो उसका बेनिफिट भी ए को ही मिलना चाहिए था, तो यहाँ एक कासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बी। अब बी लायबल होगा पेमेंट के लिए। क्लियर? तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है? एज पर लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बी। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्यों बनता है? प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, किसी और के पैसे पर पैश ना कर सको, इसी को रोकने के लिए कासी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of or compensation awarded by the trial court. जो ओवरऑल फाइन है वो है 20%। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल ना हो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, यस। अ कंपनी कैन बी क्रिएटेड विदाउट इनकॉर्पोरेशन, नो। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लीगल एंटिटी मानी जाती है और जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो, वो क्रिएट नहीं हो सकती, तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, dash means a prospectus contains summary of original prospectus so as to save cost and time. बेसिकली हम लोग उसमें सारी डिटेल्स मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ समरी मेंशन करते हैं और ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, how much security deposit an unlisted public company is required to maintain at all times with the respective depository when it dematerializes its securities. ये क्वेश्चन भी बेसिकली लर्न करने वाला है, तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। इक्वल टू नॉट लेस देन 2 years फीस पेबल टू द डिपॉजिटरी, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व सेटिंग अ लो प्राइस इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में आप अपनी प्राइस लो रखते हो प्रोडक्ट की और फिर बाद में जब आपको मार्केट आप कवर कर लेते हो, मार्केट शेयर कवर कर लेते हो, तो आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हो। इस प्राइसिंग को हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और ये भी हमने अपने चैनल पे बहुत बार क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, which of the following types of segmentation is based on lifestyle, hobbies, personal values and attitudes? इसका करेक्ट आंसर होगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, which one of the following types of retailers is D-Mart? अब D-Mart की बात करें तो ये बेसिकली सुपर मार्केट है। इसमें देखो कई सारे मेंशन किए स्टोर। पहला है डिस्काउंट स्टोर,
डिस्काउंट स्टोर मतलब बेसिकली एक रिटेल एस्टैब्लिशमेंट होता है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम प्राइस पे जब आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट स्टोर हो गया। सुपरमार्केट तो सबको पता ही है कि सुपरमार्केट में क्या है कि बहुत सारे आइटम्स एक साथ होते हैं, वहाँ पे फूड्स के भी आइटम मिलेंगे, ड्रिंक्स के भी मिलेंगे, हाउस होल्ड आइटम्स भी मिलेंगे, ठीक। देन कन्वीनियंस स्टोर की बात करें तो कन्वीनियंस स्टोर क्या है, बहुत छोटा छोटा जो रिटेल एस्टैब्लिशमेंट हम लोग के गली नुक्कड़ में होता है ना, कॉलोनीज में होता है, जहाँ पे बेसिकली ग्रोसरीज का सामान मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर हो गया। एंड लास्ट इज कैटलॉग स्टोर। और कैटलॉग स्टोर बेसिकली क्या होता है, ये भी एक रिटेल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ही है और इसमें क्या है कि इनका एक फिक्स कैटलॉग होता है, उसी से आपको प्रोडक्ट चूज करना होता है। क्लियर? तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों रिटेल स्टोरी है और सुपरमार्केट बेसिकली रिटेल नहीं बोला जाएगा क्योंकि वहां पे ना आपको सब तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर? तो वो सेल्फ सर्विस स्टोर माना जाता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर द ब्रांड एंड इट्स मार्केटिंग आर रेलेवेंट टू एज मेनी कस्टमर्स एज पॉसिबल। करेक्ट आंसर होगा सी, पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग। नेक्स्ट, the willingness to reject unfamiliar as well as negative information is called strategic myopia. बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक मायोपिया की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बिजनेस, जिसमें ना बिजनेस मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक रफ आइडिया होता है कि हमारा कैसा फ्यूचर होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमेशा आपको ये मान करके चलना पड़ता है ना कि जो चीज़ आज चल रही है, जो सिचुएशन आज है वो हमेशा तो नहीं होगी, तो फ्यूचर में लॉन्ग रन में आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक समझ लो उसका रफ आइडिया जब आपके पास होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मायोपिया। नेक्स्ट, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। सबको पता है कि गिवन गुड्स एक्सेप्शंस होता है लॉ ऑफ डिमांड का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है कि एमयू और ट्यू का क्या रिलेशन है। एमयू पॉजिटिव रहता है जब तक ट्यू इंक्रीज होता है, एमयू जीरो हो जाएगा जब ट्यू अपने मैक्सिमम या कांस्टेंट पे होगा, और एमयू नेगेटिव हो जाएगा जब ट्यू स्टार्ट फॉल्स करेगा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिटर्न टू स्केल एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स आर। अब देखो दो रिटर्न मतलब दो बेसिकली लॉ हमने पढ़ा था। एक तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, और ये बेसिकली शॉर्ट रन पे बेस्ड था। शॉर्ट रन मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे और कुछ फिक्स्ड होंगे। बट अगर हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करें, है ना, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 38 में तो यही लिखा हुआ है ना, रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को ही हम लोग चेंजेस इन स्केल बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। एंड अगर इस कॉन्सेप्ट की या इस लॉ की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन मतलब क्या होता है, जहाँ सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर आपका फिक्स्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस, मार्केट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग पीरियड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ है, चाहे रिटर्न ऑफ स्केल बोल लो चाहे लॉ ऑफ रिटर्न बोल लो, ये रिटर्न टू स्केल की ही बात कर रहा है और ये लॉ लॉन्ग रन से ही रिलेटेड होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, find the marginal revenue of firm that sells a product at a price of ₹10 and the price elasticity of demand for the product is -2। अगेन ये कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अपनी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो MR का रिलेशन है AR और ED के साथ क्या है उस पर बात कर रहा है। तो MR इज इक्वल टू AR, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होपफुली ये फॉर्मूला सबको पता होगा। एंड क्वेश्चन में क्योंकि हमें MR कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, दैट सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10, मतलब हमारे पास एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ED दिया हुआ है। तो क्या हम MR कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। MR इज इक्वल टू
AR जो कि 10 दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि 2 दिया हुआ है, -2 सबको पता है कि वो क्यों दिया रहता है, जो माइनस साइन है वो बेसिकली डिनोट करता है कि डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा वो आएगा 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, फाइनल इंक्लूजन एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमेशा जो मेन मोटिव होता है ना, वो ये होता है कि जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके, सो दैट वो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इन्वेस्टर अब्रॉड, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, पुअर पीपल के लिए है, या हम कह सकते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, all the following costs are likely to decrease as a result of better quality except, अगर आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो कौन कौन सी कॉस्ट घट जाएगी? कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट घटेगी, वारंटी सर्विस कॉस्ट घटेगी, बट मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं घट सकती क्योंकि मेंटेनेंस तो आपको अल्टीमेटली करना ही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि बेटर क्वालिटी से कौन सी कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। आप देखो, अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं मेथड स्टडी की एंड वर्क स्टडी की, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, according to the expectancy theory, which one of the following is a perceived probability that good performance will lead to desired outcomes? कह रहा है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परसीव्ड प्रोबेबिलिटी दैट गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर आउटकम्स, कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो नो डाउट जो आपका रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो भी एक्सपेक्टेड होगा, मतलब जो आपने पहले से प्लान किया होगा उतना ही आपको आउटकम्स मिलेगा। देखो, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें एम्प्लॉयज बिहेव करते हैं कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मैनर में। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उनको पता होता है कि उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, आप हमेशा ये चीज़ रखो ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो नो डाउट हर एम्प्लॉय अपना 100% सर्व करेगा एंड उसकी वजह से वो अपने डिजायर्ड आउटकम को भी अचीव कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लानिंग मैकेनिज्म, डायरेक्शन और कंट्रोल प्रोसेस। नो डाउट अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है जहां बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं आइदर मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और डिवीजन ऑफ लेबर। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा उनके 2 बॉस होते हैं, ठीक। बट क्या यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा होता है? नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि आपका हमेशा एक ही बॉस होगा, वही आपको ऑर्डर करेगा और आपको उसी का ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये तो वॉयलेशन हुआ ना, तोड़ना हुआ। बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके 2 बॉस हैं और यूनिटी ऑफ कमांड में 1 बॉस है, इसीलिए ये वॉयलेट कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 जेनरिक स्ट्रैटेजीज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस? इसका करेक्ट आंसर है रिएक्शन, डिफेंस, अकोमोडेशन एंड प्रोएक्शन, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बोर्ड्स भी अफेक्ट करेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करेगा, बट पॉलिटिकल क्लाइमेट कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, which type of communication model stresses on the fact that communication is not just about exchanging messages but involves creation of relationships? इस मॉडल को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें ये बेसिकली बोलता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो आप सिर्फ एक मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हो बल्कि एक रिलेशन भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को गवर्न करोगे, उससे रिलेटेड रूल्स, प्रोसीजर्स, लेजिस्लेशन जहां इंक्लूडेड होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में
पूछा है कि कौन सा उसका पिलर नहीं है, तो बेसिकली जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी इसका पिलर है, ट्रांसपेरेंसी भी इसका पिलर है, फेयरनेस भी है, बट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट नहीं मानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज बता दें कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर की बात करें तो ओवरऑल 4 पीस होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, और एक जो लास्ट है वो भी मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में कंसिडर किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट, ये इसका लास्ट पिलर है। क्लियर? तो ये भी प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे, जैसे अगर मान लो ये एक है लेवल, देन ये दूसरा लेवल है, और इनके अंडर ये तीसरा लेवल हो गया, ठीक है, ऐसे ही है, इसी तरीके से बाइफर्केशन है, तो ये इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकता है। ये कहाँ होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये क्वेश्चन बेसिकली तो इंग्लिश से रिलेटेड है, बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया था, बट एक ही क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ इंक्लूड इन्होंने किया भी है, और इसका करेक्ट आंसर होगा वोकिफेरस, क्योंकि स्पेलिंग इसकी होती है VOCIFEROUS, यहाँ FI दिया है बट करेक्ट स्पेलिंग थी FE। नेक्स्ट, goodwill of a firm of X and Y is valued at 30,000. It is appeared in the book at rupees 12,000. Z is admitted for 1/4 shares. What amount he is supposed to bring for the goodwill? अब देखो, अगर फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की बात करें तो 30,000 है, और हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 12,000। तो जो Z को एडमिशन के टाइम लाना होगा, कितना लाना होगा? फर्म की गुडविल है 30,000, उसमें से ऑलरेडी 12,000 तो एग्जिस्ट कर रही है, तो बचे कितनी? 18,000, और इसका 1/4 उसको ब्रिंग करना पड़ेगा, जो कि आएगा 4,500, और ये ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन लर्न करने वाला था, करेक्ट आंसर होगा स्टोइक। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विद इन डिमांड मैनेजमेंट? एक्टिविटी बेस्ड, बिजनेस एक्टिविटी पैटर्न्स एंड यूजर प्रोफाइल इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, who ties up with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation? करेक्ट आंसर है सी, PayU। नेक्स्ट, हमारे पास डेफिनेशन पूछा है, which among these is a money manager who is involved in managing a risk investment from equity capital with the objective of getting better returns? मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क लेने को भी तैयार हो, और आपको बदले में अच्छा रिटर्न चाहिए, इनको हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, which of these is not a category of external forces that affects a business? external forces पूछा है, करेक्ट आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, क्योंकि ये इंटरनल है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ एन एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर। नेक्स्ट, which among the following is a push factor of एंटरप्रेन्योरशिप? अब देखो, पुश फैक्टर की बात करें तो पुश फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहां आप किसी को डीमोटिवेट करते हो, ठीक है, आप उनको कह रहे हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट मत करो, एंड बिजनेस ना स्टार्ट करने के लिए आप उनको डीमोटिवेट करो। क्लियर? तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पुश फैक्टर है वो है कल्चर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, Who is considered the father of entrepreneurship? अब entrepreneurship मतलब इनोवेशन, और इनोवेशन के लिए सबको पता है, हमने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी है, कि स्कम पीटर इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹40,000. The cash flows from the project for 4 years were 7,000, 10,000, 15,000, 10,000 respectively. The payback period for the project will be, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है, और पे बैक पीरियड बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि ये जो आपने स्टार्टिंग में 40,000 रुपये लगाए हैं, ये आप कितने साल में रिकवर कर रहे हो? तो देखो, सबसे पहले आप 7,000 रिकवर कर रहे हो, फिर 10,000 रिकवर कर रहे हो, फिर 15,000 रिकवर कर रहे हो, तो ओवरऑल यहाँ से आपने 32,000 की रिकवरी की, और 40,000 में अगर आपने 32,000 की रिकवरी कर ली तो बचा कितना? 8,000। तो इस 10,000 में आपने 8,000 की रिकवरी की होगी,
है ना। तो चौथे साल आपका जो कैश फ्लो हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है, बट हम यहाँ 10,000 नहीं, हमें 8,000 का कैलकुलेशन देखना है। हमें ये देखना है कि ओवरऑल ये 40,000 आपने कितने टाइम में कमाया। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा कैश फ्लो है वो है 7,000, 10,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक, फिर इसको एक्यूमुलेट करके लिखते हैं, ऐड करके। ये 7,000 है, फिर सेकेंड ईयर में हमने ओवरऑल 17,000 अर्न किया, थर्ड ईयर में 32,000 अर्न किया, और 4 ईयर मिला लें तो 42,000। 4 साल में इस 40,000 को लगा के हमने कितना अर्न किया है, 42,000। अब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं कि पहले 3 साल में 32,000 अर्न कर रहे हैं, तो 3 ईयर्स प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि चौथे साल में हमने 10,000 कमाया, उसमें से हमें ये देखना है कि 8,000 हमने कितने टाइम में कमाया है। तो ये हो जाएगा 3 ईयर प्लस 0.8 ईयर, और हम कह सकते हैं 3.8 ईयर्स में आप अपना ये इन्वेस्टेड मनी पूरा का पूरा कवर कर पा रहे हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बैंक्स नॉर्मली प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन फॉर्म्स ऑफ विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। किस कॉम्बिनेशन में बैंक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, बैंक नॉर्मली प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात करें, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, a manufacturing company has an expected usage of 50,000 units of a certain product during next year. The cost of processing an order is ₹20 and the carrying cost per unit is 0.5 for 1 year. What will be the economic order quantity? देखो हमारे पास एनुअल डिमांड दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरे साल का दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास एनुअल कंजम्पशन है वो है 50,000 यूनिट्स। और सेम पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे भी सॉल्व करवाए हैं, टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व करवाए और क्लासेस में भी सॉल्व करवाए हैं। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है ₹20 एंड कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 0.50 रुपीज़ फॉर 1 ईयर है, मतलब पर एनम हो गया। ठीक, तो अब EOQ का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन है 50,000 यूनिट्स का, कैरिंग कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट है 0.50। बस आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी 40 लाख की, और फिर जब उसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 2,000 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर assumes that the rate of interest on the debt remains the same for a certain period and it increases with an increase in leverage। मतलब एक सर्टेन पीरियड तक फिक्स रहेगा और फिर जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। बीटा इज अ मेजर ऑफ, बीटा बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, सो दैट स्टॉक का जो शेयर मार्केट है उसमें ओवरऑल जो स्टॉक का वोलेटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मर्जर एंड एन एक्विजिशन? नो रियल डिफरेंस, डिफरेंस तो है। An acquisition is a merger involving a friendly or hostile takeover. In a merger, there is never any acquirer or target. A merger is a type of acquisition in which the acquirer and the target combine to become one legal entity. देखो मर्जर मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे दो कंपनीज मिलकर के एक सिंगल न्यू एंटिटी बनती है, और एक्विजिशन मतलब होता है जहाँ पे एक कंपनी अक्वायरर है और वो दूसरी टारगेट कंपनी को परचेज करे। मतलब यहाँ पे न्यू कंपनी बेसिकली नहीं बन रही है, पुरानी कंपनी न्यू कंपनी को अक्वायर कर ले रही है। बट मर्जर में ऐसा नहीं होता, मर्जर में दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी बनती है। तो एज पर गिवन ऑप्शन जो डिफरेंस दिया है वो तो करेक्ट दिया है ना, कि मर्जर इज अ टाइप ऑफ एक्विजिशन जहाँ अक्वायरर एंड टारगेट कंबाइन करते हैं। अक्वायरर मतलब जो परचेज कर रही है और टारगेट मतलब जिसको परचेज कर रही है, वो कंबाइन करके एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। तो यही डिफरेंस होगा, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और ascertaining द अमाउंट ऑफ पीसी? नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड है, शेयर एक्सचेंज मेथड है, बट ग्रॉस रिसीट मेथड ये पीसी के कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर? एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट,
When debentures of rupees 100 are issued for rupees 95 and it is redeemable at rupees 5 premium, the amount which should be debited to the loss on redemption of debenture account is, अब देखो 100 रुपये का डिबेंचर है, उसको आपने इशू किया 95 पे, तो यहाँ आपका 5 रुपीज़ का लॉस हो गया. फिर आप रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो? 5 पे. तो ये माना जाता है कि 100 का जो वैल्यू था उसका रिडम्पशन आप कर रहे हो 105 पे. तो यहाँ पे भी आपका 5 रुपीज़ का लॉस है. ये हम लोग डिस्काउंट में दिखाते हैं और ये लॉस में दिखाते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी हैज लेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग. उनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द शेयर्स इशूड. मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, असर्शन दिया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वर सेटअप एज एन इनक्लेव सेपरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड कन्वर्टेड इनटू SEZs. और रीजन है कि द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम इज कम्प्लीमेंट्री टू द EPZ एंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल एक्सपोर्टर्स टू एंजॉय अ लिबरल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स. तो देखा जाए यहाँ असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात करें तो इनका सेटअप इसीलिए हुआ है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अलग करने के लिए ही इनको बनाया गया है. एंड बनाने का रीज़न यही है सो दैट लोग लिबरल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स एंजॉय कर सके जो एक्सपोर्टर्स हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, कि दोनों ही करेक्ट है और रीज़न एकदम राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. नेक्स्ट, डैश इज एन ऑफिशियल रिसीट विच प्रोवाइड्स द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स लोडेड ऑन द शिप एंड द नेम ऑफ द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. करेक्ट आंसर होगा बिल ऑफ लैडिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? पॉपुलेशन मोबिलिटी, एक्सपोर्टिंग, असेंबली ऑपरेशंस और रिडक्शन इन एक्सपोर्ट. अब ग्लोबलाइजेशन के लिए देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है वो है पॉपुलेशन मोबिलिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केट एंट्री मोड? लाइसेंसिंग है, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग है, ओवरसीज सेल्स सब्सिडरीज है, बट इंपोर्टिंग कोई मार्केट एंट्री मोड नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड अंडर ट्रिप्स अग्रीमेंट नॉट करेक्ट? डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट. देखो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, बेसिकली इसको हम लोग ट्रेड मार्क्स भी बोल सकते हैं, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन भी है. इसके अलावा और कई तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसमें कॉपीराइट आएगा, पेटेंट्स आएगा, प्लांट वेराइटीज़ आएगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आएगा, ठीक है. बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन बताना है. ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार सॉल्व करवाया हुआ है कि अगर हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है बट ये इन यूनिट्स नहीं, इन रुपीज़ नहीं पूछ करके इन यूनिट्स पूछा है, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या मेरे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? हाँ दिया है 96,000. और क्या क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी दिया है? हाँ दिया है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हो जाएगा 20 माइनस 8. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96,000, ये रुपीज़ है, और ये भी कितना हो जाएगा? ₹12. बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास यूनिट्स आएगी 7500 यूनिट्स. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है और ऑलरेडी इंड एस की हमने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है अपने चैनल पे. इंड एस 1 की बात करें तो ये रिलेटेड है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. इंड एस 12 रिलेटेड है इनकम टैक्सेस से. इंड एस 24 रिलेटेड है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से. एंड इंड एस 38 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से, जो कि ऑप्शन डी में दिया है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू डिक्रीज इन पीवी रेशियो? देखो पीवी रेशियो बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लो. इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो इसके लिए ना हम कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बता दे रहे हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखो पीवी रेशियो अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करना होता है या अपना जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको डिक्रीज करना होता है, क्योंकि जब आप अपने खर्चे को कम करोगे तभी तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे ना. क्लियर?
और क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन और सेल्स की ही बात करें, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो देखो लिखा है डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट की यहाँ बात नहीं करेंगे। कह रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, तो जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज करने के लिए, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी में भी देखो लिखा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन हमारे पास बचा, अ 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नो डाउट हमने कहा अगर आपको पीवी रेशियो बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट कम करना पड़ेगा, तो उसका वाइस वर्सा होगा। यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सेल्स है 100, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट है 40%, तो हो गया 40, तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया बेटा 60। अच्छा, अगर हम इससे पीवी रेशियो निकालें तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 60%। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मान लो मैथ्स पर क्वेश्चन चले कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट 5% से घट रहा है, तो मतलब सेल्स तो उतनी ही है बट वेरिएबल कॉस्ट 5% से घट गया, तो पहले 40 था, सॉरी 5% से बढ़ गया, तो पहले 40 था, अब ये 5% से अगर बढ़ेगा तो ये 42 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा 58। नाउ पीवी रेशियो जब हम निकालेंगे तो 58 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सेल्स तो अभी भी 100 ही है, तो हमारे पास जो पीवी रेशियो है वो क्या हुआ, पहले 60% था, अब वो डिक्रीज हो गया। तो जैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, पीवी रेशियो क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए हमने आप लोगों को इसका सीधा सीधा तरीका भी बता दिया लर्न करने वाला, और अगर लर्न नहीं करना है तो इस सीधे फॉर एग्जाम्पल से भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर पीवी रेशियो घटाना है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दो, और अगर पीवी रेशियो बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। और इस पैटर्न पे भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो नो डाउट पेपर टफ था ये, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे और बहुत ही ईजिली सॉल्व किए जा सकते थे। नेक्स्ट, a firm's monthly cost of production is rupees 1,46,000 at an output level of 8,000 units. If it achieves an output level of 12,000 units, it will incur production cost of 1,86,000. तो क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो 1,46,000 दिया और 1,86,000 दिया, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो इस टोटल कॉस्ट को पहले तो हम बाइफरकेट कर लेते हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद फिर 15,000 यूनिट्स पे बहुत ही ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कि जब हमारे पास 8,000 यूनिट्स था तो हमारा टोटल कॉस्ट था 1,46,000। जब हमारा यूनिट्स बढ़ करके 12,000 हो गया तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 1,86,000। क्लियर? फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट जो कि है 40,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स जो कि है 4,000। तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ जाएगी ₹10 पर यूनिट। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब सबसे पहले ना हम लोग 8,000 यूनिट्स पे देखते हैं। अगर 8,000 यूनिट्स पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट है तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 80,000। तो 1,46,000 में अगर 80,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो जो बैलेंसिंग फिगर बची वो क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट। क्लियर? ऐसे ही 12,000 पे चेक कर लेते हैं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1,20,000 है, तो 1,86,000 में अगर 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, अगेन 66,000। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होती है क्या? नहीं होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो कंसिस्टेंट ही रहेगी 66,000, बट हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज़। क्लियर? अब क्या हम 15,000 यूनिट्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं? बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर यूनिट जो कि आएगा 1,50,000। और क्या हमें हमारा फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ पता है। फिक्स कॉस्ट हर एक लेवल पे कितना है बेटा, 66,000। तो हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट आ गई जो कि आई 2,16,000, और ये हमारे पास गिवन है ऑप्शन ए में। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statements are true with regard to budgetary control? Budgetary control is concerned with control of cost. Yes. It emphasizes on the level of cost not to be exceeded. Yes. It may be expressed both in qualitative and monetary measures. No. क्योंकि अगर हम लोग budgetary control की बात करें ना तो बेसिकली ये क्यों यूज होता है, सो दैट आप कॉस्ट
क्या आपकी कैलकुलेट होगी, मतलब आपकी क्या कॉस्ट होने वाली है, उसको आप कैलकुलेट करके कंट्रोल कर सको। तो वो जब तक क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होगी, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगी, आप कैसे समझोगे? क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर होगी तो आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन थर्ड गलत है। इट एम्फसाइजेस ऑन पॉलिसी डिटर्मिनेशन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यस, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल आप कर पाओगे तो आप प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओगे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट फॉर अ रिग्रेशन मॉडल, देखो मेरे पास bxy by(x) दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। इनको ये पूछना चाहिए था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे कराया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब rxy, और ये क्या होता है? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज bxy मल्टीप्लाई बाय byx। मेरे पास इन दोनों की ही वैल्यू दी हुई है, बट क्योंकि नेगेटिव में दी हुई और प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब ये दोनों अगर नेगेटिव है तो ये भी, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा -√0.32, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5656, जो कि नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि bxy एंड byx दोनों ही नेगेटिव में है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन दिया है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज इफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज bxy एंड byx चेंज होगा। And regression coefficient show no change if the sum constant is added or subtracted from the values। देखो ये चीज़ ठीक है कि अगर आप किसी वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या लेस करते हो तब तो उससे हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता, बट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो उससे चेंज होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, कि ए इज रॉन्ग, मतलब असर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट अब देखो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने बहुत बार अपने चैनल पे सॉल्व करवाया हुआ है। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मोड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मीडियन दिया हुआ है, और ये हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किया था, क्लासेस में भी इंक्लूड किया, हर जगह ये क्वेश्चन अवेलेबल है। देखो मोड का जो फॉर्मूला है मतलब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है 10, मेरे पास क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 20, बट मेरे पास क्वेश्चन में मीन नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 60 -2 मीन, और हम कह सकते हैं 2 मीन इज इक्वल टू 50, और मीन की फाइनल वैल्यू आएगी 25, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दी है। नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, आपको वेरिएंस निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ये हम मानेंगे कि x का है, और ये मान लो कि y इज इक्वल टू गिवन है 20 - 2x। सिंपली यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू, मान लो 20 - 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x। अब प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन y, और यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे? मॉड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्योंकि ओरिजिन को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। मॉड ओपन होने पे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 3। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन y मांगा था? नहीं, हमसे वेरिएंस मांगा है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 6 है तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा? जस्ट इसका स्क्वायर, जो कि आएगा 36। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल मेथड इन फोरकास्टिंग। ट्रेंड एनालिसिस है, रिग्रेशन मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, बट कंज्यूमर सर्वे ये फोरकास्टिंग के लिए मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। In which one of the following methods of performance appraisal predetermined percentage of rates are placed in various performance categories? इसका करेक्ट आंसर होगा forced distribution method। लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which one of the following is ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? कमिटी असाइनमेंट, कोचिंग, जॉब रोटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर होगा डी। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इस पे ना हम बहुत जल्दी एक डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू मैनेज हिज और हर वर्क। नो, अगर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करियर प्लानिंग इज अ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, प्लान डिप्लॉयमेंट एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द टैलेंट्स। यस, इसमें देखा जाए तो बेसिकली हम लोग टैलेंट को ही ढूंढ करके लाते हैं ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Next, a company XYZ employs a competent and experienced person of their rival company ABC by offering him an attractive pay package and other benefits. इस practice को हम लोग कहते हैं poaching, जो कि option C में दिया है. Next, dash refers to a set of distinguishing human psychological traits that lead to relatively consistent and enduring responses to environmental stimuli. Personality, ये भी learn करने वाला question है. Next, फॉलोइंग इज नॉट अ रेटिंग एजेंसी. केयर है, क्रिसल है, इकरा है, बट एनबीए ये कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. बैंकर सेल ऑफ अ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप अ मॉर्टगेज पास थ्रू सिक्योरिटीज, ये बेसिकली किसका एग्जांपल है? सिक्योरिटाइजेशन का, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, हमारे पास टाइप ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है और उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है. देखो, सोशल वेलफेयर इंश्योरेंस की बात करें तो ये फंडेड होता है बाय टैक्स. देन मॉर्टगेज इंश्योरेंस, ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे बोरोअर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कई बार करके पेमेंट कर सकता है. मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो ये गुड फेथ पे बेस्ड होता है. एंड फायर इंश्योरेंस में बेसिकली ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, what is the term for the act of getting individuals to behave in ways that are acceptable to a group? इसको हम कहते हैं socialization. Next, it refers to the right of the insurer to stand in the place of the insured after the settlement of a claim to the extent privilege of insured in regard of recovery from elective sources included. और ये basically कौन सा principal insurance का subrogation, जो कि option B में दिया है. Next, an investment in equity of Indian companies through stock exchanges in India, इसको हम क्या कहते हैं? FII. Which of the following sector is not open for 100% foreign direct investment? Coal, oil refining, power plant, एयरपोर्ट डेवलपमेंट. देखो, कोल में तो है 100%, ऑयल रिफाइनिंग में भी है, पावर प्लांट में भी है, बट एयरपोर्ट डेवलपमेंट का हम कंफर्म नहीं है और इस क्वेश्चन के लिए ओवरऑल हम कंफर्म नहीं, इसलिए क्वेश्चन कट कर दे रहे हैं. अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट, सेट ऑफ आइडियाज दैट कॉन्स्टिट्यूट वंस गोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शंस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी. नेक्स्ट, in which of the following method exporter will receive the payment only when the goods has been sold by the importer? जब importer goods बेच देता है उसके बाद exporter को पैसा मिलता है. कैश इन एडवांस, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट और कंसाइनमेंट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट. एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, what duties are imposed on imported goods to offset the negative impact of subsidies provided in the country of their origin? ऐसी ड्यूटीज को हम कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज.